हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक नहीं बल्कि इसमें कई अलग अलग तरह के इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या कृषि भूगोल के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जा सकता है आपको इन टर्म से जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अलग से एक यूनिट नहीं है यूजीसी नेट के सिलेबस में, बल्कि यूनिट 6 जो ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड रीजनल डेवलपमेंट है, इसी का एक सब पार्ट है। यूनिट 6 में आप जानते हैं कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट है, इसी में ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी है। तो ये सब मिला जुला करके यूनिट 6 है। ठीक है, तो उसमें से ही ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का सिलेबस आपके सामने है। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, लैंड यूज प्लानिंग है, क्रॉपिंग पैटर्न है, ठीक है, क्रॉप कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीवर दोई रफ़ीउल्लाह का, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, वॉन थुनिन का मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर विटलसी का मॉडल है बहुत इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी से संबंधित। तो हम आज जो देखने वाले हैं इनमें से कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होगा, बल्कि एक तरीके से जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनेंगे आगे चल करके, उनको हम पहले क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट्स को समझा जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी, इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आएंगे। हिंदी इंग्लिश आप सभी के लिए दोनों मीडियम में है, कोई दिक्कत नहीं होगी जिससे आपको। ठीक है देखिए, सबसे पहला देखिए है शस्य गहनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी शब्द से क्या मतलब हो सकता है? कोई चीज़ बार 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 अगर होती है तो हम कहते हैं कि ये इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है या फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी शब्द इस्तेमाल ना करके इंटेंसिटी शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना। अगर आप एग्ज़ाम बार बार दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, हर बार देते हैं, तो ये क्या है कि आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है एग्ज़ाम देने की। किसी ने एक बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार नहीं दिया, या फिर 1 दिन पढ़ाई करी, 4 दिन गायब रहे, फिर 4 दिन पढ़ाई करी, फिर 5 दिन गायब रहे, तो फ्रिक्वेंसी कम है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन करते हैं, रेगुलर रिवीजन करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी फ्रिक्वेंसी अच्छी मानी जाएगी, जाहिर सी बात है। यानी कि आप लगातार किसी काम को कर रहे हैं, बारंबार आवृत्ति यानी देखी जा रही है। तो ऐसे ही खेती के संदर्भ में भी है, ऐसे ही कृषि के संदर्भ में भी है शस्य गहनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। यानी कि किसी एक फसल वर्ष में कोई भी एक क्रॉपिंग ईयर हो सकता है, उस क्रॉपिंग ईयर में कितनी बार फसलें बोई जाती हैं। यहाँ पर कितनी बार से है, 2 बार पूरे साल भर में फसल बोई जाती है 3 बार बोई जाती है, कितनी बार फसलें बोई जा रही हैं, तो उसे कहा जाएगा क्रॉप इंटेंसिटी। फ्रिक्वेंसी शब्द आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है, कि पूरे साल भर के दौरान पूरा जो एक फसल वर्ष है, इनकी कितनी आवृत्ति है। इसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे सामने देखिए फॉर्मूला भी है। आप एज इट इज़ इस फॉर्मूला को याद रखिए। एग्ज़ाम में अगर आपको ये फॉर्मूला दे दे, कैलकुलेट करने को नहीं देगा, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रॉप इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे ये है I इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई एन इंटू 100। ठीक है, आई मतलब इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर इंटेंसिटी। ये एग्रीकल्चर इंटेंसिटी को या कृषि गहनता को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होगा। जी मीन्स ग्रॉस शोन एरिया, टोटल एरिया कितना है, और उसमें नेट शोन एरिया कितना है। एक तो जो हमारा सकल या शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यहाँ पर हम 2 चीज़ों का डिवीज़न करेंगे। किसी क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में नेट शोन एरिया तथा सकल एरिया जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है, इन दोनों का अनुपात ही कहलाएगा, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात कहलाएगा क्रॉप इंटेंसिटी। अभी जो क्रॉप इंटेंसिटी है, इसमें एक टर्म जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉप। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप इसका अगर कोई शॉर्ट स्टेटमेंट आ गया, आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है। इसी क्रॉप इंटेंसिटी शब्द के लिए, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के लिए एग्रीकल्चर इंटेंसिटी शब्द इस्तेमाल किया गया है त्यागी के द्वारा। ठीक है, BS त्यागी ने 1972 में इस क्रॉप इंटेंसिटी टर्म के लिए
क्या शब्द इस्तेमाल किया है? एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, कृषि गहनता। और इसी कॉन्सेप्ट के लिए आर आर त्रिपाठी ने 1970 में इन्होंने कृषि गहनता शब्द, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी शब्द इन्होंने भी इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा और देखें तो जसबीर सिंह ने 1974 में इन्होंने भूमि उपयोग क्षमता यानी लैंड यूज एफिशिएंसी शब्द का इस्तेमाल किया है। किस स्कॉलर ने किस तरह का शब्द इस्तेमाल किया है, यह आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ऐसे ही घुमा फिरा करके सवाल पूछता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे सामने दो टर्म और हैं। देखिए, दो कॉन्सेप्ट हैं ये, शस्य संयोजन या क्रॉप कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हम किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा कोई चीज़ें हैं जिनसे मिलकर के कोई एक चीज़ बनती है। तो यहाँ पर क्या होंगी? दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होंगे? अगर हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसमें एलिमेंट्स हमारे लिए फसलें होंगी, है ना। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी किन चीज़ों का होगा? फसलों का होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर फसलों का मतलब ये होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा, हमारे सामने कोई एक क्षेत्र होगा, कोई एक खेती है, कोई एक खेत है, ठीक है। तो उसमें एक मेन हमारी फसल होती है, एक मेजर क्रॉप होगी। जैसे मान लीजिए गेहूं हमारे लिए मेजर क्रॉप हो सकती है, जैसे मान लीजिए चावल हमारे लिए मेजर क्रॉप हो सकती है, कोई दूसरी फसल है जो हमारे लिए मेजर हो सकती है। क्या हम उसके साथ कुछ और फसलें भी बोते हैं? यस और नो? आप जो भी गांव से होंगे या जिन्होंने खेती बाड़ी देखी है आसपास अपने, वो जानते हैं कि एक फसल अगर बोई जाती है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ बोया जाता है। सरसों लगा देते हैं, कुछ और चीज़ें लगा देते हैं, मेंथा लगा देते हैं, होता है ना, सब्जियां लगा देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, एक हमारी मेजर क्रॉप होगी कोई, और बाकी उसके साथ कुछ माइनर क्रॉप भी बोई जाएंगी, गौण फसलें भी होंगी। तो मुख्य फसल के साथ हम कोई खाद्यान्न फसल है मान लीजिए, तो उसके साथ कोई दलहन लगा देते हैं, तिलहन लगा देते हैं, रिश्तेदार या सब्जी की खेती कर लेते हैं। तो ये कहलाता है क्रॉप कॉम्बिनेशन। और यही कॉन्सेप्ट को वीवर, दोई, रफ़ीउल्लाह ने और भी डिटेल में समझाया है अपने क्रॉप कॉम्बिनेशन मॉडल के थ्रू, ठीक है। तो उसको भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है? कुछ मेजर क्रॉप होंगी, कुछ क्या एक मेजर क्रॉप होगी, बाकी माइनर क्रॉप होंगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर फसलें बोई जाती हैं तो वो क्रॉप कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके बाद आता है क्रॉपिंग पैटर्न, शस्य प्रतिरूप या शस्यन प्रतिरूप। क्या होता है ये शस्य प्रतिरूप या शस्यन प्रतिरूप? देखिए, इसमें होता यह है, पैटर्न किस तरह का तरीका हम फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारा तरीका है खेती को लेकर के। जुलाई से जून के महीने में मान लीजिए हम एक फसल वर्ष का ये टाइम पीरियड लेते हैं, जुलाई से जून का टाइम पीरियड, ठीक है। तो इस पूरे फसल वर्ष के दौरान हम किस तरह की खेती करते हैं वो हमारा पैटर्न होगा। किस तरह से हम फसल को उपजा रहे हैं, ठीक है। किसी खेत में, किसी क्षेत्र में या किसी स्थान पर जिस कृषि पद्धति का अनुसरण किया जाता है उसे वहाँ की क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है, ठीक है। जिस तरीके से, जिस परंपरा से हम खेती करते हैं, क्या हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, मॉडर्न तरीका है, क्रॉपिंग पैटर्न या फिर जो हमारा क्रॉपिंग सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं या सस्यन पद्धति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम किसी फार्म में या फसलोत्पादन में प्रयुक्त कृषि परंपराओं से है, किस तरह का तरीका हम फॉलो कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है, इससे हमारा तात्पर्य होता है क्रॉपिंग पैटर्न। उसी तरह की फिर हम जाहिर सी बात है कि फसल का उत्पादन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसी में क्रॉपिंग पैटर्न में ही हमारा जो पैटर्न है, तरीका, हमारा जो तरीका है, प्रतिरूप है किसी भी क्षेत्र में फसल को उपजाने का, इसको और भी आसानी से यहाँ पर समझाया है। सस्यन क्रम का अभिप्राय किसी निश्चित समय में विभिन्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात से होता है, कि उनका अनुपात कैसा है, इससे भी हमारा क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड होता है। हमारे पास अगर एक, जैसे हमने एक मेजर क्रॉप कहा, बाकी माइनर कहा, तो वो तो क्रॉप कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसका अनुपात अलग अलग भी हो सकता है। वो 60-40 रेशियो हो सकता है, 50-50 रेशियो हो सकता है, 30-20-50 इस तरह का रेशियो हो सकता है। तो अलग अलग रेशियो है, उसी को फाइंड आउट करना, ये हमारा पैटर्न है पूरे साल भर में, ठीक है। और इसको और भी तरीके से समझाया जा सकता है।
लेकिन जो पैटर्न है हमारा या क्रॉपिंग सिस्टम है, ये मेनली देखिए 4 प्रकार का होता है। एकल फसल, एक ही फसल है तो उसे मोनोकल्चर बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन का भी इसमें ये हमारा सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न है। ये कॉन्सेप्ट क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर ही आते हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने कॉन्सेप्ट नज़र आ रहे हैं ये क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर ही आते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि हम पूरे साल भर में एक तरह की खेती नहीं करते हैं। इस मौसम में अगर हमने एक पर्टिकुलर फसल लगाई तो अगले मौसम में हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, दूसरी फसल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि खेती की जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी है, वो रिड्यूस ना हो, फर्टिलिटी बनी रहे। इस वजह से अगर हम सेम तरह की फसल बार 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 बोते रहेंगे तो उससे फसल के उपजाऊपन पे फर्क पड़ता है, कम होती है, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन है। मल्टीपल क्रॉप क्या है? एक साथ कई सारी फसलें। मिश्रित, यहाँ पर मिश्रित है ये। मिश्रित फसलें क्या है? मिक्स क्रॉप, ये भी अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 और कॉन्सेप्ट हमारे सामने हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे है हमारे सामने सहचरी फसलें। ये सहचरी फसलें या कंपेनियन क्रॉप, नाम से ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। सहचरी फसलों का मतलब जैसे सहपाठी होगा, सहपाठी क्लासमेट, साथ में पढ़ने वाला, तो वो सहचरी। वैसे ही साथ में अगर फसल बोई गई है तो उसे सहचरी फसल कह सकते हैं। ऐसी फसल होगी लेकिन जो दूसरी फसल को के उगने में उसको बाधा पैदा ना करे। ऐसा नहीं कि दूसरी फसल को ये खत्म कर दे। दोनों फसलें आराम से साथ साथ ग्रो हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई फसल है तो वो सहचरी फसलें या कंपेनियन क्रॉप कहलाएंगी। ये आपस में दोस्त हैं, क्लासमेट हैं। आप कंपेनियन क्रॉप को ऐसे याद रख सकते हैं कि ये क्लासमेट हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी फसलें हैं जो एक साथ उगाई जा सकती हैं, ठीक है। और इसी कारण फसल ऊपर बढ़ने वाली है तो दूसरी नीचे फैलने वाली है। ऐसी सहचरी फसलें भी होती हैं। मतलब इनका कॉम्बिनेशन ऐसा रखते हैं कि दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली ना हो। एक अगर नीचे फैलने वाली है, दूसरी बढ़ने वाली, तो आसानी रहती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा भी है, जैसे कपास के साथ मूंगफली को बोया जा सकता है, अरहर के साथ मूंगफली, गेहूँ, सरसों, ये इनका कॉम्बिनेशन, गेहूँ सरसों का और अरहर मूंगफली का, इनका कॉम्बिनेशन है, इनका कंपेनियन है। ये कंपेनियन क्रॉप है। कॉम्बिनेशन तो तब होता है जब मेजर और माइनर फसल होती है। ये कंपेनियन है, ये साथ साथ बोई जा सकने वाली फसलें हैं, ठीक है, साथ साथ बोई जा सकती। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस कर दें तो सहायक फसलें ये कहलाएंगी। एग्यूमेंटिंग क्रॉप, सहायक फसलें। सहायक फसलों में, सहचरी फसलों में थोड़ा सा अंतर होता है। सहायक फसलों में क्या होता है, गौण रूप से एक मुख्य फसल होगी जिसकी उपज बढ़ाने के लिए दूसरी फसल को बोया जाता है। कोई एक, मान लीजिए एक फसल है हमने बोई, ठीक है। उस फसल का उत्पादन को बढ़ाने के लिए कभी कभी हम कुछ ऐसी फसल को जो कम समय के लिए बोई गई है उसे बोते हैं धरती में, जिससे दूसरी जो हमारी मेजर क्रॉप है, जो हमारी मुख्य फसल है, उसका उत्पादन बढ़े। अगर ऐसी फसल है तो उसे सहायक फसल बोलेंगे। यहाँ पर हम इस उद्देश्य से नहीं बोते हैं फसल को कि हमारी जो मुख्य फसल है उसका उत्पादन बढ़े, बल्कि यहाँ हम दोनों फसलों को बोते हैं, दोनों अच्छी होनी चाहिए और दोनों साथ साथ उग सकती हैं। लेकिन सहायक फसल में हम क्या करते हैं, जो हमारी मुख्य फसल होगी जिससे हमें मुनाफा लेना है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि के लिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए हम दूसरी फसल को बोते हैं, तो वो सहायक फसल है, एग्यूमेंटिंग क्रॉप है। जैसे देखिए, आपने देखा होगा वरसीम बोते हैं ना, वरसीम के साथ सरसों बोते हैं, या फिर हम ढैंचा भी बोते हैं कई बार खेत में। गाँव में जो होंगे वो जानते होंगे, जब खेत खाली हो जाते हैं गर्मियों में तो ढैंचा बोया जाता है। ढैंचा जब काफ़ी ऊंचा हो जाएगा, 4 फीट 5 फीट ऊंचा, 6 फीट ऊंचा भी हो जाता है, तो उस पर हैरो चला देते हैं, उस ढैंचे को पलट दिया जाता है, फिर वो खाद बन जाती है, ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है, जिससे फसल खेती जो है, खेती की उर्वरता, उसकी जो फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और अगली फसल जो बोई जाएगी फिर वो अच्छी होती है। तो ये क्या कहलाएगी, ये सहायक फसल कहलाएगी, जो ढैंचा है, ठीक है। ऐसे ही होता है मिश्रित फसलें या मिक्स्ड क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप क्या है? मिक्स्ड क्रॉप जैसे नाम से भी स्पष्ट है कि बुआई के समय पर इनको आपस में मिला देते हैं
और छिकवा या पंक्तियों में बो देते हैं। जैसे हम बो रहे हैं फसल को, उसके बीज को हमने लिया, आपस में मिला दिया, और मिला देने के बाद उनको हम या तो इस तरह से पंक्तियों में, ठीक है, सीडल से बोते ना, और या फिर हमने उनको ऐसे छिड़क करके बो दिया। हाथ में पकड़ा, एक झोली बनाई, आप जानते होंगे ना जो गांव से हैं, कमेंट करके बताना मुझे, ऐसे बोते हैं नहीं बोते हैं? झोली बनाई और उसमें भरा और हाथ से निकालते गए और बोते गए। तो इस तरह से अगर मिक्स करके हम बो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप या मिश्रित फसलें। ठीक है, ये भी दो कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसके बाद आता है गार्ड क्रॉप या रक्षक फसलें। रक्षक फसलें क्या होती हैं? ये वो फसलें होती हैं जो एक हमारी जो मुख्य फसल है उसको रक्षा प्रदान करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोई जाती हैं। इनका ये काम है। जैसे अगर हमने मान लीजिए एक हमने फसल बोई है, उसके चारों तरफ, ये हमारी फसल है इस खेत के अंदर, और इसके चारों तरफ इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जानवरों से, कई बार मनुष्य भी आतंक मचा देता है, तो हम क्या कर रहे हैं, किनारे किनारे पर बो देते हैं चारों तरफ। हमने बाजरा लगा दिया, हमने चारों तरफ चरी बो दी, हमने गन्ना लगाया है, गन्ना के चारों तरफ चरी बो दी। ठीक है, ऐसा होता है ना कि गन्ना तो सब खाते हैं, तो फिर वो नुकसान भी होता है फिर किसान को उससे। तो चारों तरफ ऐसी कोई फसल बो दीजिए जिससे कि उसका एक्सेस बहुत आसान ना हो, उस फसल का, मेन जो मुख्य फसल है, जिसकी वजह से उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो, रक्षा प्रदान हो। तो ऐसी फसल को गार्ड क्रॉप कहते हैं, रक्षक फसलें कहते हैं, जो मुख्य फसल को रक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद आता है, नेक्स्ट है हमारा क्रॉप बैलेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फसल संतुलन, क्रॉप बैलेंस। ये क्रॉप बैलेंस क्या है? बैलेंस, हम खेती तो करें, लेकिन खेती करते करते ऐसा ना हो कि जो भूमि है, जो मृदा है, मिट्टी, उसकी उर्वरता ही खत्म हो जाए, मिट्टी में जान ही ना बचे। इसका भी ध्यान रखना है। फसलों को इस तरह से बोया जाए, पृथ्वी, फसल का, मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से होना चाहिए कि खेती की उर्वरता कम ना हो। बल्कि हमें इस उद्देश्य से कोई फसल को उगाना है, हमें ऐसा सामंजस्य बना करके रखना है जिससे कि लाभ अधिकतम प्राप्त हो सके, जिससे हमारा जो मुनाफा है, जो उत्पादन है, वो मैक्सिमम हो सके। ये कैसे होगा? इसको ही ध्यान में रख करके फसल का उत्पादन करना, ये क्रॉप बैलेंस है। जैसे रबी, जायद, इसकी जो फसलें होती हैं वो रबी खरीफ की फसल हम बोते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल। रबी की फसल में हम गेहूं का उत्पादन करते हैं, खरीफ में हम चावल का उत्पादन करते हैं। लेकिन इनके बीच में जो एक जुलाई के आसपास का टाइम पीरियड बचता है, जून जुलाई का, उसमें हम जायद की फसलें भी बो देते हैं ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। जायद की फसलों में खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, इस तरह की खेती हम करते हैं इन 2 ढाई महीनों के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये फसल संतुलन है, संतुलन हो, हमारे प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन हो सके। ठीक है, और इसी का थोड़ा सा दूसरे तरीके से कॉन्सेप्ट हम समझें तो ये फसल चक्र है, क्रॉप रोटेशन है। जैसे मान लीजिए आपकी थाली में खाना है ना। अब खाना आपको रोज क्या मिल रहा है? सुबह आलू, फिर आलू के पराठे, आलू की सब्जी, आलू के सूखी सब्जी, आलू आलू आलू, सुबह आलू, दोपहर में आलू, शाम को आलू। एक आपने शायद मीम भी देखा होगा, आजकल मीम बहुत चलते हैं ना, मीम का दौर है, मीम की दुनिया है। तो एक उसमें था, नाम मुझे नहीं पता किस एक्टर, उस एक्टर का, कि वो शायद किसमें, पंचायत की सीरीज में भी है। सुबह को क्या बना है? मटर, शाम को क्या बना है? मटर, हर टाइम मटर मटर मटर। वो इंसान, वो कैरेक्टर इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था मटर से, उसने मटर का नाम सुनते ही घर सर पे उठा दिया और वो एकदम बौखलाहट में आ गया। तो ऐसे ही अगर सोचिए कि अगर हमें रोज एक चीज खाने को मिले तो हमारा दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा, बिगड़ सकता है। 2-4 दिनों की ही अगर बात हो, 10 दिनों की ही बात हो, अगर हम पूरे साल भर, और साल नहीं कई सालों तक, एक फिक्स पैटर्न को ही, यहाँ पर पैटर्न शब्द इस्तेमाल हुआ ना, फिक्स पैटर्न को ही अगर हम फॉलो कर रहे हैं,
धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ, क्यों? जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये फसलें तेज़ी से बिकती हैं, इनमें मुनाफा ज़्यादा है। इस वजह से हम लगातार यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इससे क्या होता है, धरती की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, ये ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बदल बदल कर फसलें बोनी चाहिए। धान बोया, गेहूं बोया, कपास बोया, अगर हो सकता है जिस प्रकार की धरती है, जिस प्रकार की भूमि है, मिट्टी जिस प्रकार की है, उसमें जिस प्रकार के मिनरल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए फसल हम अगर बदल सकते हैं तो बदल बदल कर बोना चाहिए। ठीक है, तो एक ही पैटर्न को फॉलो ना किया जाए, बल्कि अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो किया जाए, जिससे कि खेती अच्छी हो सके, उपज हमें अच्छी मिल सके। तो इस हेर फेर तरीके को, या इस चक्र को, इस तरीके को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इसे आप हेर फेर का तरीका इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और ये हम, इसमें हम क्या कहें कि 1 साल से 3 साल के दौरान, 1 साल से लेकर 3 साल तक हम एक पैटर्न फॉलो करें, उसके बाद फिर चेंज करें अपना पैटर्न, फिर उसके बाद कोई दूसरा पैटर्न हम फॉलो करें, फिर उसके बाद हम कोई तीसरा पैटर्न फॉलो करें। तो इस तरीके से हम बदल बदल करके पैटर्न्स को फॉलो अगर करेंगे तो उससे खेती अच्छी होगी, उससे ज़्यादा फायदा होगा, और उर्वरता शक्ति भी ऐसे कम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रॉप कंसंट्रेशन या शस्य सांद्रण, और फिर उसके बाद यहाँ पर होगा सस्य वैविध्य, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, सांद्रण या कंसंट्रेशन, जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ एक पॉइंट पर है, किसी एक टॉपिक पर है, तो वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन कहलाएगा, फोकस कहलाएगा यार, यस और नो। तो वैसे ही किसी क्षेत्र में, इसको हम पूरे देश के स्तर पर भी कह सकते हैं। कैसे, एक सेकंड बस। ये जो क्रॉप कंसंट्रेशन का टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, इसे हम पूरे नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी कह सकते हैं। हम कहते हैं ना कि ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होगी, ये पंजाब है, यहाँ पर गेहूं की खेती होती है। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि मैक्सिमम किसी क्षेत्र में किस प्रकार की खेती या किस प्रकार का पैटर्न फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में चावल के अलावा कुछ और खेती नहीं होती, होती हैं, लेकिन चावल बहुत फेमस है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में गेहूं के अलावा कुछ और नहीं उगाया जाता है, लेकिन गेहूं सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से वो क्या कहलाएगा, सांद्रण कहलाएगा, कंसंट्रेशन कहलाएगा, क्रॉप कंसंट्रेशन। मतलब उस क्षेत्र में, उस जो उसका फसल वर्ष है, एक तरीके की फसल, एक तरीके का पैटर्न लगातार बार बार फॉलो होता है। ठीक है, तो एक फसल का ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हर बार रहता है, तो ये क्या है, क्रॉप कंसंट्रेशन है। फोकस किसी एक फसल पर होगा, 2 फसल पर होगा, वो कंसंट्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि और भारत देश में किस तरह की फसल है जो ज़्यादा होती है, और भारत की किस क्षेत्र में, पूर्व में, पश्चिम में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, चावल होता है देश के पूर्वी क्षेत्र में, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पश्चिमी भाग में राजस्थान में देखिए तो बाजरा की खेती ज़्यादा होती है। आप पंजाब में देखें, जैसा मैंने बताया आपको, कि गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। क्रॉप कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव तरीके होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव तरीके होते हैं। इनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो तरीके हैं, जो मेथड्स हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर हम उनके तरीके देखेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हमने देखा क्रॉप कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन, जो क्रॉप कॉम्बिनेशन होता है, ये मेजर और माइनर फसल का एक तरीके से मिला जुला रूप होता है। ठीक है, जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, तब उसके बाद हम बात करेंगे वीवर के मॉडल पे, डोई के मॉडल पे, रफीउल्लाह के मॉडल पे। समझ रहे बात? ओके, इसके बाद आता है शस्य वैविध्य, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी। जैसे आपने बायोडाइवर्सिटी भी सुना है ना, ओके। जैसे आपने देखिए बायोडाइवर्सिटी शब्द भी सुना है, जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी क्या होता है?
कि एक पर्टिकुलर एरिया है, एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़, कितनी स्पीशीज़ मिलती है एनिमल्स की, कितनी प्लांट की स्पीशीज़ मिलती है, संख्या कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ मिलती हैं, वो डाइवर्सिटी है। तो ऐसे ही डाइवर्सिटी होती है क्रॉप में भी, ये डाइवर्सिफिकेशन होता है। कंसंट्रेशन का मतलब किसी एक फसल पर फोकस है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फसलें बोई जा सकती हैं, बोई जाती हैं, ठीक है, किसी क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों की संख्या से है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी तो डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन होगा तो मतलब किसी एक फसल पर फोकस होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्रॉप कंसंट्रेशन है ये किसी एक फसल पर फोकस करता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्पेशलाइजेशन इसका पैटर्न है। और यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन में कई तरह की फसलों का एक साथ उपजाया जाना ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक, ओके। तो आज के इस सेशन में अभी ख़त्म नहीं हुई है क्लास, डोंट वरी, कुछ और चीज़ें भी हैं। हमने डिस्कस किया क्रॉप इंटेंसिटी क्या होता है, क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, पैटर्न भी फिर अलग अलग प्रकार का होता है, मोनो क्रॉप, रोटेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। फिर उसके बाद कंपेनियन क्रॉप, एग्यूमेंटिंग क्रॉप, मिक्स क्रॉप, रक्षक फसलें हैं, फसल संतुलन है, फसल चक्र है, ठीक है, क्रॉप कंसंट्रेशन है और डाइवर्सिफिकेशन है। ये सभी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, जो एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग के सवालों में पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किस किस स्कॉलर ने अपना अपना योगदान दिया है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, इससे संबंधित हमारे सामने बहुत सारे स्कॉलर्स के नाम हैं, इनकी लिस्ट है। इन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी रिसर्च करी, अपनी बुक्स के रूप में उस रिसर्च को पब्लिश करा, ठीक है। तो ऑथर्स हैं ये नाम, किस ईयर में इन्होंने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है बुक के रूप में। आपको ये सब याद नहीं करने पड़ेंगे, इनमें से कौन से आपको याद करने हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आर्थर यंग है तो ये ए बाद में लिखा जाएगा, वो लिखने का तरीका होता है आर्थर यंग। 1770 में इन्होंने ये बुक लिखी थी, इन्वायरमेंट एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंग्लैंड, याद रखना है। अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट 1807 में, लैंड यूज इन क्यूबा एंड साउथ अमेरिका, याद रखिए। वॉन थुनेन है, ठीक है, इनकी तो बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जर्मन टर्म है इनका, ठीक है। अब आई डोंट नो कि इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जर्मन में क्या होगा, मगर इसको आप देख करके एज इट इज़ याद रखिएगा कि ये वॉन थुनेन की बुक है, जिसमें उन्होंने आइसोलेटेड स्टेट, इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश में इसे कहते हैं आइसोलेटेड स्टेट, 1826 में अपनी ये बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने जो अपना मॉडल है उसे लैंड यूज पैटर्न, वो मॉडल अपना दिया था। इसके बाद नाम आता है किसका, जॉनसन का नाम आप याद रखिए। 1926 में, ठीक 100 साल बाद इन्होंने देखिए बुक लिखी, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ यूरोप, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ यूरोप, इंग्लैंड, इस तरह से अलग अलग मिलेंगी। बेकर की बुक है 1926 में ही, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आपको ग्रिफिथ टेलर की बुक मिलेगी 1930 में, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वर्कलेनबर्ग की बुक मिलेगी 1931 में, अगले साल, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ एशिया। डी विटलसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1936 में, मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये आप याद रखना। डडले स्टाम्प, लॉरेंस डडले स्टाम्प 1948 में, लैंड यूज, लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखेंगे। जेसी वीवर की क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड जिस बुक में आया था 1954 में, 1954 में, क्रॉप कॉम्बिनेशन इन मिडिल वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप याद रखेंगे। अगली बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मोहम्मद शफी की, ये बुक लिखी गई है 1961 में, लैंड यूटिलाइजेशन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। कोपेक की बुक लिखी गई है 1964 में, 1964 में, एग्रीकल्चर एटलस ऑफ इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड,
ठीक है। D.B. ग्रिग की बुक है 1969 में, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, ये एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड यहाँ भी आपको मिलेगी, विटेल्सी में भी मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिए माजिद हुसैन 1979 एग्रीकल्चर जोग्राफी नाम से। ठीक है। जसबीर सिंह SS ढिल्लों 1990 में एग्रीकल्चर जोग्राफी नाम से ही ये बुक लिखी गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन जोग्राफी, एग्रीकल्चर जोग्राफी में, इसके डेवलपमेंट में दिया है। ठीक है। तो इनके नाम, बुक, ईयर का नाम आपको याद रखना है। यहाँ से डायरेक्टली सवाल आपसे पूछ लेगा, इनका सीक्वेंस अरेंज करने को आ जाएगा। किसी भी तरह से सवाल अगर आपसे बन जाए तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। इसके अलावा जो बच गए हैं यहाँ पर नाम, आप उनको चाहे तो याद रख सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जिन पर टिक लगा दिया है वो तो याद रखने ही रखने हैं। वो एग्ज़ाम में आप अगर 10 ईयर उठा करके देखेंगे, 10 ईयर PYQs आपको मिल जाएंगे ये। ठीक है। इसके अलावा जो बच गए हैं, आपकी इच्छा है उनको याद कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो, यानी कि अगर आपके पास टाइम और एनर्जी दोनों है। एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ मैंने आपको क्लास में बता दी पहले आपको वो करना है, उसके बाद टाइम और एनर्जी दोनों बचे तो फिर बाकी भी मन करे तो उसको भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर लेंगे तो उससे आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन पहले वो फोकस करना है जो बताया गया, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम है, एनर्जी है तो तब कीजिए। ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी और आज के जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टर्म हमने समझे हैं वो सब आपके क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट है कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।